नमस्कार। बहुत बहुत स्वागत है आप सभी लोगों का गुरुजी आश्रम आईएएस में। और जैसा कि आप सभी लोगों को पता है कि अर्थशास्त्र के नोबेल पुरस्कारों की भी घोषणाएं हो गई हैं और इस बार के लिए अर्थशास्त्र का नोबेल पुरस्कार 2023 के लिए मिला है। एक अमेरिकी अर्थशास्त्री हैं जिनका नाम है क्लाउडिया गोल्डिन। इनको 2023 के अर्थशास्त्र के नोबेल पुरस्कार का विजेता घोषित किया गया है। इनको एक्चुअली यह पुरस्कार जो है फॉर हैविंग एडवांस्ड आवर अंडरस्टैंडिंग ऑफ ह्यूमन लेबर मार्केट आउटकम्स, इसके लिए दिया गया है कि महिलाओं का आर्थिक योगदान क्या है, यानी महिलाओं के श्रम का आर्थिक योगदान क्या है। इसके लिए इसके बारे में थोड़ा सा डिटेल से भी समझेंगे, तो ये ध्यान में रखिएगा। 2023 का इन्हें दिया गया है। और ये जो क्लाउडिया गोल्डिन है, ये अर्थशास्त्र में पुरस्कार से सम्मानित होने वाली तीसरी महिला है, ये ध्यान में रखिएगा। अभी तक जितने भी नोबेल प्राइज जो है, जो पुरस्कार हैं अर्थशास्त्र के क्षेत्र में दिए गए हैं, उसमें ये महिलाओं में पाने वाली तीसरी महिला है। इसके पहले 2009 में एलिनोर ओस्ट्रोम को यह पुरस्कार मिल चुका है और 2019 में एस्थर डुफ्लो को, और 2023 में पाने वाली तीसरी महिला क्लाउडिया गोल्डिन है। अब अगर हम थोड़ा सा यहां पे समझें कि यह पुरस्कार इनको किस कार्य के लिए में मिला है, तो जो अकादमी की जूरी डिसाइड करती है पुरस्कारों के लिए कि किस व्यक्ति को दिया जाएगा, तो उन्होंने देखा कि गोल्डिन ने सदियों से महिलाओं की कमाई और श्रम बाजार में उनकी भागीदारी का व्यापक विवरण प्रस्तुत किया है कि महिलाओं का सदियों से क्या योगदान रहा है, किसमें, श्रम बाजार में महिलाओं की भागीदारी, इसका योगदान, इसके मतलब महिलाओं का क्या योगदान है, इसका विवरण इन्होंने डिटेल से प्रस्तुत किया है। उनके शोध ने परिवर्तनों के कारणों को स्पष्ट किया और साथ ही जेंडर गैप के मुख्य स्रोतों के बारे में भी बताया कि किस किस आधार पर परिवर्तन हुए, अगर ये जेंडर गैप है अगर श्रम भागीदारी में, तो वह क्यों है। इन रीजनों का खुलासा इन्होंने किया। दुनिया में अगर हम देखें तो श्रम बाजार में महिलाओं का प्रतिनिधित्व बहुत ही कम है। इसके अलावा जब वे कार्य बल में शामिल होती हैं तो उन्हें पुरुषों की तुलना में कम वेतन भी मिलता है। तो इन सब के बावजूद भी क्या योगदान है महिलाओं का श्रम भागीदारी में, इसको लेकर के इन्होंने पूरा रिसर्च किया और उसका एक शोध इन्होंने पेश किया है, जिसके आधार पर इनको यह पुरस्कार दिया गया है। अगर देखें तो कुछ सवाल हैं, जैसे कि महिलाओं के कार्यबल में शामिल होने का क्या कारण है, उनके इसे छोड़ने का क्या कारण है, क्या आर्थिक विकास में और श्रम बाजार में महिलाओं की भागीदारी के बीच एक रैखिक संबंध है, इसके बारे में, मतलब ये एक प्रश्न है। कुछ प्रश्न है जिनका जवाब इन्होंने ढूंढा, तो एक प्रश्न हो गया। दूसरा यह है कि क्या किसी अर्थव्यवस्था के बढ़ने पर नौकरी करने वाले महिलाओं का अनुपात हमेशा बढ़ता है। अगर कोई अर्थव्यवस्था बढ़ रही है किसी देश की, तो क्या महिलाओं का भी अनुपात बढ़ता है संसार से काम करने वाली, या गिर भी सकता है। इसी तरह पुरुषों और महिलाओं के बीच वेतन संरचना कैसे और क्यों भिन्न है। उसी तरीके से देखें तो जितने भी प्रश्न हैं किसी भी अर्थव्यवस्था उसके नीति निर्माण के लिए महत्वपूर्ण होते हैं, और इन्हीं सभी प्रश्नों का उत्तर प्राप्त करने के लिए गोल्डिन ने संयुक्त राज्य अमेरिका के ऐतिहासिक डेटा को खंगालना शुरू किया और उन्होंने अमेरिका के 200 वर्षों से अधिक का डेटा एकत्र किया। इसलिए इसमें कहा गया ना कि सदियों का डेटा एकत्र करके यह रिसर्च उन्होंने पेश किया है। तो 200 वर्षों से अधिक का डेटा इन्होंने इकट्ठा किया और यह स्पष्ट करने में उन्हें फिर सहायता मिली कि वेतन रोजगार दरों में जेंडर गैप कैसे बढ़े और क्यों बढ़े या क्यों बदले। तब जाकर के उन्होंने यह शोध पेश किया। उन्होंने अपने अध्ययन में जो पाया उसने दुनिया की समझ को मौलिक रूप से बदल दिया। यानी कि इनकी एक पुस्तक आई थी, तो पहली पुस्तक जब प्रकाशित हुई थी शोध के बाद, तो उसके पहले ऐसी मान्यता थी, उससे पहले माना जाता था कि आर्थिक विकास और कार्यबल में महिलाओं की संख्या के बीच एक स्पष्ट सकारात्मक संबंध है। लेकिन जब इन्होंने शोध किया, रिसर्च किया, जब इनकी पहली पुस्तक आई, तो उसमें गोल्डिन के अध्ययन से पता चला कि यह बात बिल्कुल सच नहीं है। ठीक है ना, तो ये ध्यान में रखिएगा। तो ये सब चीजें हैं इन्होंने दिखाया अपने रिसर्च में कि 20वीं शताब्दी में श्रम बाजार में महिला भागीदारी का ऊपर की ओर रुझान ही नहीं था,
क्योंकि 19वीं सदी की शुरुआत में कृषि प्रधान समाज से औद्योगिक समाज में परिवर्तन, एग्रीकल्चर से इंडस्ट्री के क्षेत्र में जब औद्योगिक क्रांति हुई धीरे धीरे चीजों में मतलब देशों में, तो विवाहित महिलाओं की भागीदारी कम हुई। लेकिन फिर 20वीं सदी की शुरुआत में सेवा क्षेत्र के विकास के साथ इसमें वृद्धि हुई। जब सर्विस सेक्टर बढ़ने लगे 20वीं सदी में, उसमें फिर महिलाओं की भागीदारी बढ़ी है। गोल्डिन ने इस पैटर्न को संरचनात्मक परिवर्तन और घर और परिवार के लिए महिलाओं की जिम्मेदारियों के संबंध में विकसित हो रहे सामाजिक मानदंडों के परिणाम के रूप में भी समझाया है कि किस प्रकार से सामाजिक मानदंड है घर और परिवार में किस तरीके से। अब आप चाहे शिक्षा को लेकर के देख लें तो शिक्षा में महिलाओं को पुरुषों की तुलना में कम आंका जाता है। उन्हें जैसे अक्सर हम लोग जब पढ़ते हैं तो हमने देखा ना कि उन्हें हिंदी मीडियम, बेसिकली इंग्लिश मीडियम, क्योंकि पूरे देश की बात हो रही है, पर्टिकुलर ये कोई बड़े शहरों की नहीं, तो ये ध्यान में रखिएगा। 20वीं सदी के दौरान महिलाओं की शिक्षा के स्तर में लगातार वृद्धि हुई है, क्योंकि अलग अलग जगह का है। और वर्तमान में अधिकांश उच्च आय वाले जो देश हैं उनमें से शिक्षा स्तर में पुरुषों की तुलना में काफी अधिक भी है महिलाएं। तो ये सब शोध के बाद उनका डेटा आया है। इसी तरह गोल्डिन ने प्रदर्शित किया कि गर्भ निरोधक गोलियों तक पहुंचने महिलाओं को करियर योजना के निर्माण के नए अवसर प्रदान करने में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। कि गर्भ निरोधक गोली की वजह से जो अनचाहा गर्भ हो जाता था, तो क्या है कि इसके वजह से वो तुरंत शादी के बाद अगर मां नहीं बनना चाहती तो ना बने, अपने करियर पे फोकस करें। तो ये सब चीजें इनके शोध में आया, इन सब बातों पे आप ध्यान में रखेंगे। और 20वीं सदी में आधुनिकीकरण, आर्थिक विकास, नियोजित महिलाओं के बढ़ते अनुपात के बावजूद लंबे समय तक महिलाओं और पुरुषों के बीच वेतन का अंतर शायद ही कम हुआ है। सब कुछ है, डेवलपमेंट है, महिलाएं शिक्षा में आगे भी आ रही हैं, हर चीज हो रहा है, लेकिन ये जो गैप है पुरुषों और महिलाओं के वेतन में, यह अभी भी बना हुआ है। ठीक है। गोल्डिन के अनुसार स्पष्टीकरण का एक हिस्सा यह है कि शैक्षिक निर्णय जो जीवन भर के करियर के अवसरों को प्रभावित करते हैं, अपेक्षाकृत महिलाओं के लिए कम उम्र में किए जाते हैं। शिक्षा का निर्णय, आपको पता है शिक्षा है तो जीवन के सारे आयामों का पता चलता है, जीवन उसी पर निर्भर है आज के समय में। तो महिलाओं के लिए कम उम्र में ही डिसाइड कर दे दिए जाते हैं बहुत सारे जगहों में, क्योंकि बहुत सारे वैश्विक स्तर की अगर बात हो रही है तो आप अगर देखें तो बहुत जगह पे महिलाओं को शिक्षा के लिए भेजा जाता है तो 8वीं हाई स्कूल इंटर तक पढ़ाकर पढ़ाई छोड़ दी जाती है। तो ये सब जो चीजें हैं, तो ये सब भागीदार हैं। तो ये सब शोध में इन्होंने गोल्डिन ने पेश किया, इसी वजह से इन्हें 2023 का अर्थशास्त्र का नोबेल पुरस्कार मिला है। अब थोड़ा सा आप अर्थशास्त्र के नोबेल पुरस्कार के भी बारे में जान लें। इस पुरस्कार की स्थापना 1968 में हुई है स्वेरिक्स रिक्स बैंक्स के द्वारा। एक्चुअली जो अल्फ्रेड नोबेल की पुण्यतिथि में जो पुरस्कार दिए जाते हैं ना, उन पुरस्कारों से ये अलग है, उन 5 पुरस्कारों में यह पुरस्कार शामिल नहीं है। इस पुरस्कार को औपचारिक रूप से स्वेरिक्स रिक्स बैंक इन इकोनॉमिक साइंस आई मेमोरी ऑफ अल्फ्रेड नोबेल, ये ध्यान में रखिएगा, इसके लिए मेमोरी ऑफ अल्फ्रेड नोबेल के रूप में यह दिया जाता है, और स्वेरिक्स रिक्स बैंक इन इकोनॉमिक साइंस के द्वारा। ठीक है ना। और यह नोबेल पुरस्कारों में एकमात्र ऐसा पुरस्कार है जो अल्फ्रेड नोबेल की वसीयत द्वारा निर्धारित 5 पुरस्कारों में से नहीं है। और इसके अलावा जो भी 5 पुरस्कार है अर्थशास्त्र को छोड़ के, चाहे वो फिजिक्स हो, केमिस्ट्री हो, मेडिसिन हो, शांति का पुरस्कार हो या आपका साहित्य का पुरस्कार हो, वो सभी अल्फ्रेड नोबेल की वसीयत में से दिए जाते हैं, लेकिन अर्थशास्त्र का पुरस्कार उसमें शामिल नहीं है। ये ध्यान में रखेंगे। इस क्षेत्र में, अर्थशास्त्र के क्षेत्र में अब तक 53 नोबेल पुरस्कार दिए जा चुके हैं, जिनमें से कुल 89 लोगों ने जिन्हें प्राप्त किया है। और 1969 में बात करें तो इसके पहले विजेता थे रेगनर फ्रिस्क और जॉन टिनबर्गेन। 68 से शुरू किया गया, 69 में जब दिया गया तो ये लोग थे। अगर हम कुछ भारतीयों की बात करें तो अर्थशास्त्र के पहले भारतीय विजेता, आप सभी लोगों को पता भी होगा, अमर्त्य थे, जिन्होंने 1998 में वेलफेयर इकोनॉमिक्स के क्षेत्र में शोध किया था और उन्हें इसके लिए अर्थशास्त्र में नोबेल मिला था, पहले भारतीय थे। उसके बाद एक और भारतीय हैं जिनका नाम है अभिजीत बनर्जी। इनको 2019 में पुरस्कार मिला। 2 और लोगों के साथ जो विदेशी मूल के हैं, जो विदेश के हैं, उनको मिला। और उनके साथ एक भारतीय अभिजीत बनर्जी को वैश्विक गरीबी उन्मूलन के क्षेत्र में रिसर्च करने के लिए दिया गया। तो ये ध्यान में रखिएगा किस किस तरीके से और क्या क्या चीजें इस पुरस्कार के बारे में रही हैं। तो चलिए फिर मिलते हैं अगले सेशन में, तब तक के लिए धन्यवाद, नमस्कार।